हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेस्टी पॉइंट। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपका एग्जाम नेक्स्ट मंथ होने वाला है, तो ये पीएजी ग्रुप वालों के लिए यहाँ पर जो है अलग से सीरीज लाई गई थी, जिसका आज ये पार्ट 12 होने वाला है। इससे पहले ऑलरेडी पार्ट 11 तक जो है चैनल पर डाल दिए गए। जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देख ले। ये आज का लास्ट लेक्चर होगा यूपी कैडेट को लेके। ठीक है, 12 लेक्चर में बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चन और हर सेशन में लगभग 20 से 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। मेजोरिटी में 20 क्वेश्चन थे, तो वो भी हम समझेंगे लगभग 200-250 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन थे। तो आज में हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर, इसको हम उद्यान विज्ञान बोलते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि विच फ्रूट क्रॉप इज मोस्ट सुटेबल फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग। एक सेकंड गाइस। तो ऑप्शन की यहाँ पर हम बात करें तो ऑप्शन है मैंगो, एप्पल, गुआवा और लीची। ये चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए थे। तो इनमें से आपको बताना था कि कौन सा हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा एप्पल, क्योंकि आपको पता है एप्पल जो है हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए जाना जाता है। एसडीपी के लिए सबसे बेस्ट फसल ये है। और एसडीपी में इसमें जो है एसडीपी मीन्स हाई डेंसिटी प्लांटिंग। तो एसडीपी में 3 से 5 गुना अधिक पौधे प्रति हेक्टेयर लगाए जाते हैं, जिससे 2 से 3 गुना अधिक उपज मिलती है। और सेब में ड्वार्फिंग रूट स्टॉक जैसे M9 M26 का भी प्रयोग किया जाता है, जो कि पौधों की ऊंचाई को 2 से 3 मीटर तक ही सीमित कर देता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ज़्यादा हाइट हो नहीं पाती है, तो हम कम जगह में ज़्यादा पेड़ लगा पाते हैं। तो बात करें आगे, तो उससे आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर आपको हम बता दें, तो जो भी स्टूडेंट यूपी कैडेट में इन्वॉल्व है तो वो ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्योंकि जो ये ग्रुप है मिशन यूपी कैडेट 2026-27, इसमें आपके इंट्रेंस से लेके, ठीक है, इंट्रेंस से लेके काउंसलिंग तक जो भी प्रोसेस होगी, उसमें किसी भी तरह की अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप इस ग्रुप में पूछ सकते हैं। आपका कोई भी डाउट है तो भी पूछ सकते हैं। बाकी जो हमारे टेस्टी पॉइंट चैनल का जो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप चैनल, पब्लिक चैनल है, वो इस क्यूआर कोड के माध्यम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल करा दी जाएगी, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ फ्लावर बड्स टू इंप्रूव वेजिटेटिव ग्रोथ इज कॉल्ड। तो शाकी वृद्धि में सुधार के लिए फूल कलिकाओं को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। कुल मिला के क्वेश्चन ये कह रहा है कि कभी कभी पौधों में हमें कुछ कटाई छटाई करनी पड़ती है, जिससे कि उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हो पाए। वेजिटेटिव ग्रोथ, स्पेशली फूल पत्ती वगैरह बढ़िया से, स्पेशली पत्ती और शाखाएं, तने, ये सब अच्छे से ग्रोथ कर पाए। उसके लिए जो कटाई छटाई करी है उसको क्या बोला जाता है, वो यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शंस की बात करें यहाँ पर, तो ऑप्शन में है प्रूनिंग, जिसको छटाई बोलते हैं, थिनिंग, डिसबडिंग और ट्रेनिंग। ये 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको बताना था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें जो है डिसबडिंग। डिसबडिंग में क्या है कि जो अवांछित फूल कलिकाएं होती हैं उनको हम यहाँ पर हटा देते हैं, ताकि पौधों की जो ऊर्जा है शाख की वृद्धि में लग सके। देखो सीधी सी बात है, अगर पौधे में फूल वूल बन रहा है तो उसमें बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होती है, बहुत सारा उसमें जो है, जो पौधा मतलब भोजन बना रहा है वो बहुत सारा उसमें यूज हो जाता है, उसकी बहुत सारी शक्ति उसमें नष्ट हो जाती है। तो अगर हम फ्लावर बड्स को ही हटा दें तो उसमें क्या होगा, जो जो उसकी एनर्जी थी वो ट्रांसफर होकर पत्तियों में लगना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और जो पत्तियों में, शाखाओं में, तो जिससे क्या होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेशन मिलेगा और नेक्स्ट सीजन में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लोरिंग देखने को मिलेगी। तो ये फूलों में भी करते हैं। बाकी अगर हम आपको बताएं, हालांकि वो डिसबडिंग नहीं होता है, बट जैसे हम अगर अमरूद की बात करें तो अमरूद में साल भर में 3 बार फूल आते हैं, 3 बहारें आती हैं, अम्बे बहार, मृग बहार, हस्त बहार। तो उसमें से हम क्या करते हैं, 2 बहारों की फूल हटा देते हैं, ताकि पौधे की जो एनर्जी है वो बची रहे, और जो उसमें जो मृग बहार आती है उसमें हम फल लेते हैं, तो वो फल बहुत अच्छे मिलते हैं। क्योंकि पौधे की जितनी भी एनर्जी थी तो वो उस टाइम पे उस फ्रूट्स के प्रोडक्शन में चली जाती है। ठीक है, बाकी तो वही चीज़ है कि जितनी बार अगर कुछ, मान लो जितनी फ्लोरिंग आ रही है उसमें से अगर हमने फूल को हटा दिया, तो जो एनर्जी फूल बनाने में नष्ट हो रही थी वो पौधा अपने बॉडी में यूज कर लेगा, अपने जो भी उसका वेजिटेटिव पार्ट्स है उसमें यूज कर लेता है। तो यहीं पर कि अगर हमें, अगर जो नहीं चाहिए, जैसे कि कुछ अवांछित भी होते हैं जो हमें नहीं चाहिए, कुछ खराब है तो उनको भी हटा देते हैं, क्योंकि उनमें भी एनर्जी वेस्ट होती है। तो ये कुछ ऑप्शंस थे। तो यहाँ पर पूछा गया था फूल कलिकाओं को हटाना, स्पेशली किसको हटाना, फूल कलिकाओं को। तो फूल कलिकाओं को हटाना क्या कहलाएगा, डिसबडिंग। इसको आप नाम से ही कर सकते थे कि बड बड मीन्स क्या होता है, बड मीन्स कलिका होती है, और कलिका को हटाना डिसबडिंग। या यहाँ पर भी लिखा हुआ है बहुत सारी चीजें। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आप ये समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर भी कोई डाउट है कमेंट में कर दीजिए, आपको वहां पर उसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द विच न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कॉजेज ब्लॉसम एंड रॉट। इसको हम BER के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, इस चीज को किस नाम से जानते हैं, BER के नाम से मिल सकता है आपको, कि टमाटो में BER किसकी वजह से होता है, किसकी कमी से होता है, या ब्लॉसम एंड रॉट मिल सकता है। तो ऑप्शंस में है नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। तो दोस्तों जो BER होता है वो आपका कैल्शियम कमी से होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है टमाटो की। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि तुम सड़न सी होने लगती है,
ठीक है। ब्लॉसम एंड रॉट सडन होने लगती है और किसकी कमी से, कैल्शियम की कमी से होती है। पहले क्या होता है, इसमें जो निचले सिरे पर क्या होता है, गहरे भूरे काले धब्बे बनते हैं, फिर यहाँ पर सडन स्टार्ट हो जाती है और ये एकदम फल बर्बाद हो जाता है। किसानों को इसमें बहुत सारा नुकसान देखने को मिलता है और इसकी रोकथाम के लिए कैल्शियम क्लोराइड का 0.5% का फोलियर स्प्रे दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, द एडिबल पोर्शन ऑफ बनाना इज, केले का खाद्य भाग क्या है, मतलब कि जो केला होता है उसमें हम कौन सा भाग खाते हैं, वो यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शंस की बात करें तो मीजोकार्प है, एंडोकार्प है, थैलेमस है, प्लासेंटा है, पेरिकार्प है, ये 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो आपको इनमें से बताना था कि कौन सा एडिबल पोर्शन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा मीजोकार्प एंड एंडोकार्प, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो केले में खाद्य भाग मीजोकार्प बीज की परत और एंडोकार्प भीतर की परत होती है। जो केला एक बेरी टाइप का फ्रूट है ये, जिसमें फ्लेसी पार्ट मीजोकार्प और एंडोकार्प से बना होता है। ठीक है, जो केले का छिलका वो क्या है, एक्सोकार्प, तो ये एक्सोकार्प नहीं खाते वो तो हट जाएगा, तो आपका क्या बचा, मीजोकार्प एंडोकार्प। और ये इसके न्यूट्रिएंट्स हैं जो भी इसमें दिए गए हैं। बाकी आप ये डायग्राम देख सकते हैं, इसको और अच्छे से समझाते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे बनाना एनाटॉमी क्या है, फ्लोर टू फ्रूट। तो ये यहाँ पर इसका फ्लोर है, इसमें ये देखो बनाना सारे हैं जो भी, फिर क्या इंडिविजुअल फ्लोर फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ फ्लोएम बंडल्स होते हैं। एक्सोकार्प, जो पीला पीला पार्ट हम देखते हैं बाहर का, वो क्या होती है, एक्सोकार्प, इसको हम पील कर दे हटा देते हैं। और अंदर क्या है इसका, मीजोकार्प है और एंडोकार्प है, यही हम खाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच फ्रूट क्रॉप इज कॉमनली प्रोपोगेटेड थ्रू रनर्स। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि रनर्स के द्वारा किसमें प्रोपोगेशन देखने को मिलता है। ऑप्शंस में स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, पपाया और गुआवा। तो ये चारों गलत हो जाएंगे क्योंकि ये सिर्फ होता है स्ट्रॉबेरी में। ठीक है, इसका राइट आंसर स्ट्रॉबेरी हो जाएगा। पाइनएप्पल में किससे करते हैं, फ्लिप से करते हैं, आपको पता होगा अगर। और पपीते में किससे करते हैं, पपीते में सीड से करते हैं, पपीते में सीड से होता है। ठीक है, इसमें एयर लेयरिंग कर लेते हैं बाकी। तो इसका कौन सा हो जाएगा, स्ट्रॉबेरी रेड। इसको थोड़ा और समझ लेते हैं, यहाँ पर दे रखा है। जो स्ट्रॉबेरी है, फ्रेगेरिया अनासासा, सामान्यतः रनर्स या स्टोलेंस द्वारा प्रवर्धित की जाती है और ये कैसा एक हॉरिजॉन्टल स्टेम है जो मदर प्लांट से निकलकर जमीन पर फैलता है। नोड पर नए नए पौधे बन जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द टर्म बाहर ट्रीटमेंट इज एसोसिएटेड विद कल्टीवेशन ऑफ। तो बाहर ट्रीटमेंट किसकी खेती से संबंधित है, वो यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन है आपके सामने, मैंगो, बनाना, पपाया और अमरूद। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अमरूद। मैं आपको अभी जब समझा रहा था तो वहाँ पर मैं बोल चुका हूँ, अमरूद में 3 बहारें आती हैं। ठीक है, तो बाहर ट्रीटमेंट किस में आता है, अमरूद में आता है। तो यहाँ पर क्या है, बाहर ट्रीटमेंट क्या है वो समझते हैं। तो इसका साइंटिफिक नेम सीडम गुआजावा की खेती से संबंधित है। यह प्रक्रिया जिसमें पौधे को जानबूझकर स्ट्रेस में डालकर निश्चित समय पर फूलने और फलने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसमें सिंचाई रोकना, गुड़ाई करना और ये जो नेप्थलीन एसिटिक एसिड है इसका स्प्रे करना, जिससे अमरूद की गुणवत्ता बढ़ती है और सही समय पर फल आ जाता है, फूल आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, द विच फ्रूट इज कंसिडर्ड नॉन क्लाइमेट्रिक। तो इसमें आपको नॉन क्लाइमेट्रिक बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, केला, आम, सेब और अंगूर। तो इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं, बेस्ट तरीका क्या है इसको समझने का, तो वो ये है कि जो फल तोड़ाई के बाद पक जाते हैं, ठीक है, वो क्लाइमेट्रिक में आते हैं, मतलब नॉर्मली जनरली पक जाते हैं। और जो जनरली नहीं पकते हैं वो नॉन क्लाइमेट्रिक में आ जाते हैं। तो इसको जो साइंटिफिक डेफिनेशन है वो इसकी रेस्पिरेशन रेट पर डिपेंड करती है। तो जनरली आपने देखा होगा केला है, आम है, तो ये पक जाते हैं, बट अंगूर क्या है, अंगूर नहीं पकता है इसमें, तो ये आपका नॉन क्लाइमेट्रिक में आ जाता है। तो ग्रेप्स इसका राइट आंसर होगा। तो अंगूर कैसा है, नॉन क्लाइमेट्रिक है। और जो नॉन क्लाइमेट्रिक होते हैं उनमें पकने के बाद एथिलीन और श्वसन दर में तेज वृद्धि नहीं होती है, इसलिए इनमें जो है फुल मैच्योरिटी पर ही तोड़ना चाहिए, समझे, क्योंकि तोड़ने के बाद ये नहीं पकते हैं। अन्य क्लाइमेट्रिक फ्रूट, नींबू, संतरा हो गया, अनार हो गया, चेरी हो गया, ये सब कैसे हैं, नॉन क्लाइमेट्रिक हैं। जबकि जो क्लाइमेट्रिक हैं जैसे केला हो गया, आम से, पपीता, टमाटर, ये तोड़ने के बाद भी पक जाते हैं क्योंकि इनमें जो है एथिलीन और रेस्पिरेशन रेट की रेट जो है बहुत तेज होती है, जबकि नॉन क्लाइमेट्रिक में नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, द प्रैक्टिस ऑफ रिमूविंग एक्सेस फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट इज कॉल्ड। पौधों से अतिरिक्त फलों को हटाना प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो पिंचिंग हो गया, प्रूनिंग हो गया, लेयरिंग हो गया। तो ये एकदम नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे। पिंचिंग होता है वो सुई चुभोना, वो जनरली फलों में नहीं करते हैं, ये टबैको में देखने को मिलती है और 1-2 आई थिंक टी में भी देखने को मिलती है, तो ये तो नहीं होगा। बाकी प्रूनिंग ये भी नहीं होगा, लेयरिंग भी नहीं होगा। लेयरिंग, ये तो एक लेयरिंग जो है वो प्रोपोगेशन मेथड है, ठीक है, ये एक प्रोपोगेशन का मेथड है जिसमें क्या करते हैं, इसको मैं थोड़ा समझा दे रहा हूँ। ये आपका मेन प्लांट है, आई थिंक उतना अच्छा नहीं है। तो इसमें क्या होता है, कोई भी पौधा ऐसे इसकी जो
वाइन है वो हमने मिट्टी में दबा दी, तो ये लेयरिंग होगी ना, लेयर से हो रही, तो ये दबा दी, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी नई जड़ें बन जाती हैं, ऊपर नए पत्ते आ जाए, तो यहाँ पर आपका नया पौधा तैयार हो जाता है। तो ये होती है ग्राउंड लेयरिंग। और एक एयर लेयरिंग भी होती है, जिसमें ऊपर ही हम मिट्टी दबा देते हैं यहाँ पर, और जो भी न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं वो यहाँ पर दे देते हैं, तो इसको बंद कर देते हैं हवा में ही, तो इसको एयर लेयरिंग बोलते हैं। और यहाँ पर ही जड़ें आ जाती हैं, तो इतना काट के ये नया पौधा हम दूसरी जगह लगा लेते हैं। तो ये भी नहीं होगा। बाकी इसमें होगा फ्रूट थिनिंग, ठीक है। तो फ्रूट थिनिंग क्या है कि अतिरिक्त फलों को हटा दिया जाता है, ताकि जो बचे हुए फल हैं वो हमारे आकार में, गुणवत्ता में और स्वाद में बेहतर हो सकें। जनरली ये सेब, नाशपाती, आम और अमरूद में किया जाता है, और थिनिंग से पौधे का भार भी कम हो जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अगला क्वेश्चन है हमारा, द विटामिन सी रिच फ्रूट अमंग द फॉलोइंग इज, सबसे ज्यादा विटामिन सी किसमें पाया जाता है। देखो इसमें यहाँ पर जो ऑप्शन दिए उसके हिसाब से पहले आपको बताना है। वो तो एप्पल, सेब, जो भी एप्पल है, केला है, पपाया, आंवला है, तो ये तो गलत हो जाएंगे, क्योंकि आंवला में इन जो अवेलेबल ऑप्शन है उनके हिसाब से आंवला सबसे टॉप का होगा। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। बट अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो वो आंवले से भी ज़्यादा किस में होता है, एक होती है बारबेडोस चेरी होती है, इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाई जाती है। अगर ये ऑप्शन बना दी जाए तो आपको क्या हिट करना है, आंवला हिट करना है, ठीक है। और आंवला को इंडियन गूसबेरी के नाम से भी जानते हैं, आप इसको याद रखें। और इसका साइंटिफिक नेम भी याद रखें, एम्बेलिका ऑफिसिनालिस, बहुत बार पूछा जा चुका है। ये एक डिजीज डिस्ट्रॉयर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये इसमें रोग को नष्ट करने की क्षमता पाई जाती है, और इसका आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा यूज है। अगला क्वेश्चन है, विच वेजिटेबल क्रॉप इज प्रोपोगेटेड थ्रू ट्यूबर्स, ट्यूबर्स के द्वारा कौन सी फसल प्रवर्धित करी जाती है। तो आपको ये तो पता ही होगा, क्योंकि आप सब एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोटैटो, क्योंकि कमर्शियल कल्टीवेशन ट्यूबर्स के माध्यम से ही की जाती है। आप यहाँ डायग्राम देख पा रहे होंगे, ये इसकी पोटैटो की आइज होती हैं, यही यहाँ से ही नए पौधे तैयार होते हैं, ठीक। 3 से 4 आंख वाला कंद जो है बोया जाता है। अगला क्वेश्चन, द सन स्केल्ड इंजरीज कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन, सन स्केल्ड चोट सामान्यतः किस में देखी जाती है। चोट जनरली क्या है, मतलब ज़्यादा सूर्य की रोशनी जब पड़ती है तो कुछ फल ऐसे होते हैं जो बर्बाद हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं, उसी को सन स्केल्ड बोल रहे हैं, झुलस जाते हैं। तो ऑप्शन में एप्पल, पोटैटो, अनियन और टमाटो। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों सन स्केल्ड का, वो है आपका टमाटो, बी ऑप्शन राइट होता है। और इसे बहुत अक्सर ये देखने को मिलता है, जब हाई टेम्परेचर होता है उससे टमाटर को नुकसान होता है, ठीक है। टमाटर हो गया, मिर्च है, आलू में भी देखने को मिलती है, बट इसमें सबसे ज़्यादा जो है टमाटर को नुकसान होता है, क्योंकि ये बहुत ही मुलायम फल होता है, ठीक है। इस पर क्या होता है कि उच्च तापमान के कारण फल की त्वचा पर सफ़ेद पीले धब्बे बनने लग जाते हैं, और ये धीरे धीरे सड़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच इरिगेशन मेथड इज एफिशिएंट फॉर ऑर्चर्ड्स। तो बागों के लिए सबसे उपयुक्त सिंचाई का मेथड क्या है। तो फ्लड तो नहीं होगा, फरो भी नहीं होगा, चेक बेसिन भी नहीं होगा, राइट आंसर होगा ड्रिप इरिगेशन। अगर ड्रिप ना दिया जाए तो आपको वहाँ पर रिंग मेथड मिल सकता है, ठीक है। जो रिंग मेथड, थाला मेथड है, वो आप कर सकते हैं। बाकी ड्रिप से तो बेस्ट कुछ होता ही नहीं, क्योंकि इसमें पानी की बचत 90 से 95% तक होती है। वाटर यूज एफिशिएंसी इसकी 90 से 95% तक होती है। वाटर यूज एफिशिएंसी आप समझ रहे होंगे कि जितना हमने पानी दिया और उसे पौधों ने कितना यूज किया, ये क्या है, उसकी वाटर यूज एफिशिएंसी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द बोटेनिकल नेम ऑफ ऑनियन इज। तो प्याज का वैज्ञानिक नाम आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा एलियम सीपा। बाकी जो सोलेम ट्यूबेरोसम है, ये आपका पोटैटो का है, ठीक है। ये आपका चिली का है, और ये ब्रेस्का ओलेरेसिया, ये आप मस्टर्ड बोल सकते हो, ठीक है, मस्टर्ड है। और ये जनरली जो कोल क्रॉप्स होती हैं उनका होता है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, ये एलियम सीपा हम पढ़ चुके हैं, इसकी ये एनाटॉमी है, ठीक है, इसके लिए लीव्स में पाई जाती है। बाकी बात करें, विच रूट स्टॉक इज कॉमनली यूज्ड फॉर सिट्रस प्रोपोगेशन। सिट्रस के लिए कौन सा रूट स्टॉक यूज करते हैं, जनरली कौन सा यूज किया जाता है, वो पूछा गया है। ऑप्शन में रंगपुर लाइम, M9, डॉगरिज, पूसा ड्वार्फ। तो रंगपुर लाइम इसमें यूज किया जाता है, यहाँ पर ए ऑप्शन राइट होगा। बाकी जो रूट स्टॉक है उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो M9 किसके लिए करते हैं, सेब के लिए करते हैं। पूसा ड्वार्फ अमरूद के लिए करते हैं, और डॉग रिच किसका है, अंगूर के लिए करते हैं। बाकी रंगपुर लाइम जो है वो सिट्रस के लिए सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्रैकिंग इज पोमग्रेनेट फ्रूट इज मेनली ड्यू टू। तो अनार में जो दरारें पड़ती हैं, क्रैकिंग होती है, वो किसकी वजह से होती है, वो पूछा गया है। ऑप्शंस हैं दोस्तों यहाँ पर, ओवर इरिगेशन आफ्टर ड्राई स्पेल, नाइट्रोजन डेफिशिएंसी, फंगल इन्फेक्शन, लो टेम्परेचर। ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये तो फिलहाल नहीं होंगे,
ये तीनों गलत हो जाएंगे। राइट आंसर क्या है इसमें, ओवर इरिगेशन आफ्टर ड्राई स्पेल, मतलब काफी दिनों तक आपने सिंचाई नहीं करी, एकदम सूखा सा पड़ गया, उसके बाद एकदम आपने ज्यादा पानी दे दिया, तो ये भी एक रीजन होता है इसमें क्रैकिंग होने का। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था। और इसमें क्या होता है फिर ज़्यादा जब इरिगेशन कर दी जाती है एक ड्राई स्पेल के बाद, तो सूखी अवस्था में फल की त्वचा कैसी हो जाती है, कठोर हो जाती है। लेकिन आज एकदम ज़्यादा पानी जब उसे मिल जाता है तो फल का गूदा तेजी से फैलने लगता है, बढ़ने लगता है, तो जो उसकी बाहरी त्वचा होती है वहाँ पर दरारें देखने को मिलती हैं। इसलिए आपको यहाँ पर यूनिफॉर्म इरिगेशन अपनानी चाहिए, ना कि ओवर इरिगेशन अपनानी चाहिए। एक समान सिंचाई, नियमित सिंचाई। तो द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट इज मेनली, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। और इसका जो राइट आंसर होगा आपका, वो आपका होगा एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म 3N नेचर का होता है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर ये डायग्राम दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं। एक्सोकार्प है जो बाहरी परत होती है, एक्सोकार्प है, मीजोकार्प इसके बीच वाला पार्ट, और एंडोकार्प से लास्ट वाला। और इसमें टेस्टा, कैरनेल और वाटर जो अंदर रहता है, ये आपका एंडोस्पर्म रहता है यहाँ पे, जिसको हम कंज्यूम करते हैं। फिर है विच हॉरिजॉन्टल हॉर्टिकल्चरल क्रॉप रिक्वायर्स वर्नलाइजेशन, एक ये कोल्ड ट्रीटमेंट होता है जिसके द्वारा फ्लोरिंग को इंड्यूस करते हैं, उसको हम वर्नलाइजेशन बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस थी वर्नलाइजेशन, ये एक साइंटिस्ट है लाइसेनको, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है, पूछा भी जाता है। तो ये अनियन में करते हैं। और जनरली कमर्शियल में नहीं करते हैं, बट जब साइंटिफिक अप्रोच से हम कुछ उस पर रिसर्च करें तब वर्नलाइजेशन की अप्रोच अनियन में यूज करी जाती है। अगला क्वेश्चन है और 18वां क्वेश्चन है हमारा, द फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर बटन शेडिंग इज कॉमनली अकर्ड इन, ठीक है। तो बटन शेडिंग किस में पाई जाती है? ऑप्शन है कोकोनट, मैंगो, बनाना और एप्पल। तो कोकोनट, जो ये बटन शेडिंग है वो कोकोनट में पाई जाती है। बटन शेडिंग में क्या होता है कि इसके बहुत ही छोटे छोटे फल जो होते हैं, अपरिपक्व फल होते हैं, उनका गिरना हो जाता है, वो गिरने लगते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, बटन शेडिंग बोलते हैं। और ये नारियल में देखने को मिलती है। आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे हैं छोटे छोटे नारियल यहाँ नीचे पड़े हुए हैं, तो ये कैसे हैं, अपरिपक्व है, अमेज मतलब ये मैच्योर नहीं, इमेच्योर है। प्री मैच्योर नट फॉल को क्या बोलते हैं, बटन शेडिंग, जो कि कोकोनट में देखने को मिलती है। मुख्य कारण क्या है, नाइट्रोजन पोटेशियम की कमी, इरेगुलर मॉइस्चर और इनएडिक्वेट पॉलिनेशन, जिसकी वजह से, और इसकी वजह से 30 से 40% तक उत्पादन में नुकसान देखने को मिलता है। और इससे बचाने के लिए यूरिया का फोलियर स्प्रे किया जाता है, यूरिया और म्यूरेट ऑफ पोटाश MOP का, और समान सिंचाई से इसकी रोकथाम की जा सकती है। 19वां क्वेश्चन है हमारा, विच फ्रूट क्रॉप इज बेस्ट सुटेड फॉर एरिड रीजन्स। तो शुष्क क्षेत्रों के लिए सबसे बेस्ट फसल क्या है? ऑप्शन में लीची, नाशपाती, आड़ू और बेर। तो दोस्तों जो बेर है वो तो एकदम राजा है एरिड रीजन्स का, वहाँ पर बहुत अच्छे से हो जाता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऐसे गरीबों का सेब भी बोलते हैं, ठीक है। ये 40 से 50 डिग्री तक ये सर्वाइव कर जाता है और जल की हानि को कम करता है। आखिरी क्वेश्चन है हमारा इस श्रृंखला का, द ट्रेनिंग सिस्टम हेड सिस्टम इज कॉमनली फॉलोड इन। तो हेड सिस्टम किसमें यूज होता है वो पूछा गया है। ऑप्शन है अंगूर, सेब, बेर और चाय। ध्यान रखना है हेड सिस्टम पूछा है दोस्तों, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो जो हेड सिस्टम है दोस्तों वो भी बेर में यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन, आप यहाँ एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। बाकी एक चीज़ और यहाँ पर बता दें, जैसे कि हेड सिस्टम तो आपका बेर में हो गया, तो इसमें क्या होता है कि ओपन सेंटर होता है जिससे धूप और हवा का प्रवेश अच्छा रहता है। अंगूर में बॉबर सिस्टम का यूज करते हैं, बहुत बार पूछा गया है। और सेब में सेंटर लीडर सिस्टम का यूज करते हैं। और चाय में बस प्रणाली अपनाई जाती है। तो ये थे हमारे आज के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो जो भी लोग इस चैनल पर नए, वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको एग्रीकल्चर और यूपी कैट से जुड़ी सारी अपडेट टाइमली मिल पाए। बाकी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।